हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का पॉलिटिकल लेक्चर पार्ट्स एंड आर्टिकल का है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसमें आर्टिकल 123 क्या कहता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि आपका पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो तो राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक लाना है तो वो आर्टिकल 123 के माध्यम से ऑर्डिनेंस ला सकता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, द यूनियन जुडिशियरी, मतलब कि संघ की न्यायपालिका। इसमें जो है पहला आर्टिकल है आपका 124। ये कहता है स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। उसके बाद है आर्टिकल 125, बोलता है सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस, मतलब कि न्यायाधीशों के वेतन आदि के संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 126। क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है ये आपका आर्टिकल नंबर 126। आर्टिकल 128 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 क्या कहता है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, मतलब कि अगर कोई बैठक होता है तो उसमें आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी उपस्थित हो सकते हैं, आर्टिकल 128 के तहत। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 129। ये क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, यही आपका आर्टिकल 130 कह रहा है। आर्टिकल 131 क्या कहता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 132। ये कह रहा है कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, मतलब कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, मतलब कि क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जो कुछ कुछ केस होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में भी उनका अपील जाता है, तो आर्टिकल आपके 132 के तहत होता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 133। ये कहता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल केसेस, मतलब कि उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, मतलब अगर सिविल केस है तो आपका आर्टिकल 133 के तहत उच्च न्यायालय से अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद है आपका आर्टिकल 134। ये क्या कहता है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, वही है कि हाई कोर्ट से अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, अगर उसका निष्पादन हुआ है तो वो केस आपका सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 134 के तहत। उसके बाद है आपका आर्टिकल 134A। ये क्या कहता है? सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जो प्रमाण पत्र मिलता है उसके बारे में यह आर्टिकल कह रहा है। उसके बाद आर्टिकल 135 क्या कहता है? जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोलोकन होना। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 136। ये कहता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि ये कह रहा है आर्टिकल 136 की अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, यह आपका आर्टिकल 136 कह रहा है। आर्टिकल 137 क्या कहता है?
रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। आर्टिकल 138 क्या कह रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, उसका जो आपका एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं, पावर ऑफ एरियाज को। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 148, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, मतलब कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार हो जाएगा, मतलब वो आपका मतलब कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 143, मतलब कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद है आर्टिकल 144, ये कहता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका 5 है, यह आपको कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित ये आपका चैप्टर है। इसमें आपके आर्टिकल 148 दिया गया है। तो आर्टिकल आपका 148 किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 क्या कहता है? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति से संबंधित है ये आर्टिकल 149। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 6 देख लेते हैं जो कि आपके राज्यों से संबंधित है। तो पहला इसमें जो आपका आर्टिकल है इसमें टोटल 152 से 237 है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल, द एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर, द हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये जितने भी हैं सभी जो है आपके आर्टिकल 152 से 137 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आपका पार्ट 7 है, उसमें आर्टिकल है आपका 238। इसमें कहा गया है आपका कि द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब कि कह रहा है कि आर्टिकल 238 के तहत बता रहा है कि पार्ट बी के जो फर्स्ट शेड्यूल में है उसमें आपका राज्यों के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद है आपका पार्ट 8 जो कि आर्टिकल कवर करता है 239 से 241, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आता है पार्ट 9 जो कि आर्टिकल कवर करता है 243 से 243 ओ, किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायत से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका पार्ट 9A जो कि आर्टिकल 243A से 243ZG तक संबंधित है, और ये आपका म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब कि नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं कुछ नोट में लिखा है, अंडर आर्टिकल 243ZD द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर बोला जाए कि किस आर्टिकल के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मतलब कि गठन हुआ, तो आपको बोलना है आर्टिकल 243ZD। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243ZJ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी 21, मतलब कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हैं वो आर्टिकल 243ZG के तहत 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए आज हम लोग लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट 9B से। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।